सो वेलकम है एपियंस एंड अभी हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स में सेंट्रल फोर्स मोशन के बेस पे हम जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो देख रहे हैं। उसके बेस पे जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है वो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है वो देख रहे हैं और उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो लास्ट में हमने देखा था उससे अभी आगे चल रहे हैं और एक ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे कि a particle moves under central force in orbit r raised to n equal to k cos n theta, find force law। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे r raised to n और cos n theta इस तरह से आपको दिया गया है, तो आप डायरेक्टली ही ये ट्रिक से आप फोर्स लॉ लिख सकते हैं इस इक्वेशन से। F is proportional to 1 by r raised to 2n plus 3। तो अब ये है वो जनरलाइज फॉर्मूला है, वो किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे देखो कि ये फॉर्मूला है, उसमें आपको ट्रिक देखो। ट्रिक हर बार मैंने बोला है कि ट्रिक आपको लगानी कब है वो देखना है, या तो ट्रिक लगाने के लिए आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं वो देखना होता है। तो देखो यहाँ पे r का पावर n कोस में जो n थीटा है, r का पावर और थीटा का मल्टीप्लिकेशन में जो थीटा का कोएफिशिएंट होगा वो दोनों सेम होना चाहिए। क्लियर। और यहाँ पे सिर्फ कोस n थीटा या साइन n थीटा भी चलता है, साइन n थीटा है तो भी सेम ही लॉ लगेगा। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा या 1 माइनस कोस थीटा या 1 प्लस साइन थीटा इस तरह से नहीं चलेगा। कोस स्क्वायर है तो चलता है, लेकिन r का पावर n थीटा है उसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। सो यहाँ पे ये ट्रिक दी गई है। तो अब यहाँ पे देखो, पार्टिकल मूव्स इन सर्कल सच दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स पेरिफेरी। और यहाँ पे इस तरह से लिखा है पॉइंट ऑन पेरिफेरी, फाइंड फोर्स लॉ। इसका मतलब है कि सपोज एक सर्कल है, यहाँ पे ये सर्कल में ये पॉइंट गिवन है, यहाँ पे ऑलवेज इस तरह, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है वहाँ पे ही फोर्स डायरेक्टेड रहता है। मतलब कि आपका पार्टिकल है, यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पे इस तरह से फोर्स लगेगा, यहाँ पहुँच गया तो भी इस तरह से फोर्स लगेगा। तो लेकिन यहाँ पे देखो, सपोज ये जो राइट एंगल ट्राइंगल हम ले रहे हैं, यहाँ पे होगा 2r, ओके, जो कि हमारा डायमीटर है, और ये सपोज है थीटा। क्लियर। तो जो ये पाथ है, ये पार्टिकल है हमारा, पार्टिकल P, उसका डिस्टेंस देखो ऑलवेज थीटा में वेरी हो रहा है। और अगर यहाँ पे देखो थीटा है 0 हो जाएगा, थीटा अगर 0 हो रहा है तो वो मैक्सिमम आपको 2r दे रहा है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे इस जियोमेट्री अगर आप नहीं ड्रॉ करते तो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये थोड़ी प्रैक्टिस की बात है कि अगर विदाउट जियोमेट्री अगर आपको पता चलना चाहिए कि अगर आपको थीटा के फॉर्म में यह पॉइंट, ये जो पार्टिकल है उसको पॉइंट की रिस्पेक्ट में आपको घुमाना है और उसके लिए आपको इक्वेशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे? देखो r इक्वल टू 2r कोस थीटा। ओके, डिस्टेंस जो है वो इस तरह से आपको मिलेगा। सो 2r कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो कोस थीटा है, उसमें n इक्वल टू 1 है और यहाँ पे r में भी n इक्वल टू 1 है, पावर है वो। तो आपका जो फोर्स है वो 1 बाई r रेस्ट टू 2n प्लस 1, मतलब कि 2 प्लस 3, मतलब कि 1 बाई r रेस्ट टू 5। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखो फाइनल आंसर हमें मिल गया है, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा गया है, वो देखते हैं। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको कोस थीटा की जगह पे कुछ डिफरेंट
टर्म्स दी गई है। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है पूछा गया है, उसमें r इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा इस तरह से लिखा गया है। अब देखो 1 प्लस कोस थीटा है, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा या तो कोस में या तो साइन में। तो अब यहाँ से हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो a यहाँ पे मल्टीप्लाई है ऑलरेडी, सो a, और यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा है, उसको लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से देखो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अगर हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ से देखो ये क्वेश्चन है वो जेस्ट एग्जामिनेशन में, सॉरी यहाँ पे जेस्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस कोस थीटा है, उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है, देखो हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 है। अब यहाँ पे देखो थीटा सिर्फ थीटा ही है, यहाँ पे सिर्फ थीटा ही होगा, तो इसको कन्वर्ट किस तरह से कर देंगे, देखो थीटा की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 थीटा और यहाँ पे थीटा बाई 2, और ये 2 है इस साइड आ गया, तो 1 प्लस कोस थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स a कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से आप क्या करो कि सभी का रूट निकाल लो। सो r रेस टू 1/2 इक्वल टू 2a रेस टू 1/2 और कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे देखो इस टाइप का फॉर्मूला आ गया। देखो r रेस टू n और थीटा है, उसमें भी n यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मतलब 1/2, यहाँ पे भी 1/2, सो n इक्वल टू 1/2 और 4 से वो आपका क्या आ जाएगा 1/r रेस टू 4। क्लियर, तो इसका मतलब है कि आप डिफरेंट आपको जो भी यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है उसके कोरस्पॉन्डिंग आप कभी भी फोर्स लॉ फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ से आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑर्बिट फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ है, उसमें f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर होता है, और हमें पता है कि r स्क्वायर है उसको हम u स्क्वायर लिख सकते हैं, r स्क्वायर इक्वल टू 1/u स्क्वायर या u स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर। अब उसका इक्वेशन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। अब ये इक्वेशन है r इक्वल टू एल स्क्वायर बाई एम के 1 प्लस ई कोस थीटा। अब 1 प्लस ई कोस थीटा है, उसमें ई स्मॉल ई है वो क्या शो कर रहा है, एसेंट्रिसिटी शो कर रहा है। अब एसेंट्रिसिटी है वो शो कर रहा है, तो यहाँ पे देखो एसेंट्रिसिटी शो कर रहा है। अब दूसरी बात, एसेंट्रिसिटी एंड एनर्जी के बीच में भी रिलेशन है। अब यहाँ पे क्या था, आपकी ऑर्बिट और एसेंट्रिसिटी के बीच का जो रिलेशन है वो यहाँ से मिल रहा है, और एनर्जी और एसेंट्रिसिटी का रिलेशन है वो यहाँ से मिल रहा है। एसेंट्रिसिटी E इक्वल टू 1 प्लस 2EL स्क्वायर बाई MK स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। तो देखो ये दोनों फॉर्मूला है वो आपको याद रखने हैं, और अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एनर्जी है वो 0 है या तो एसेंट्रिसिटी 1 है तो किस टाइप की ऑर्बिट होगी, या वो इनडायरेक्टली बोल देंगे कि एनर्जी और एसेंट्रिसिटी का रिलेशन आप बता दो फॉर दिस ऑर्बिट। सो एसेंट्रिसिटी है यहाँ पे लिखी है, देखो ये टेबल है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ IMP लिख दिया है मैंने, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है। आपको
जीसेट एग्जामिनेशन में या गेट एग्जामिनेशन में इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है इस टॉपिक में से पर्टिकुलरली, क्योंकि बेसिकली ये टेबल है उसमें टाइप्स ऑफ ऑर्बिट होता है, मतलब कि किस टाइप का ऑर्बिट आपका फॉर्म हो रहा है। अगर एनर्जी ज़ीरो है तो ये आपको बताना होगा। तो देखो अगर एसेंट्रिसिटी 1 है तो देखो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी आपको 1 लिखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2EL² बाई MK² है, इसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे तो एसेंट्रिसिटी 1 आ जाएगा, तो E = 0 होगा। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट है उसमें ऑर्बिट का टाइप हो जाएगा पैराबोला, ऑर्बिट का टाइप हो जाएगा पैराबोला। नेक्स्ट थिंग, E अगर ग्रेटर देन 1 है, E अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब कि एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 है, तो E है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, यहाँ से डेफिनेटली पॉजिटिव होगा और हमारी ऑर्बिट हो जाएगी हाइपरबोला। अब E अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि एनर्जी है वो नेगेटिव में होगी, ओके, और इलिप्स फॉर्म हो जाएगा। अगर E = 0 है तो हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ E है, देखो E = 0 होगा तो देखो 2EL² बाई MK² इक्वल टू यहाँ पे -1, सो E = -(MK² बाई 2L²). क्लियर? तो ये एक स्पेशल केस हो गया सर्कल का। अब आपको इस तरह से पूछा जाता है कि फॉर विच एनर्जी और ऑर्बिट इज क्लोज्ड, ओके, क्लोज्ड ऑर्बिट है वो कौन सी होती है, देखो इलिप्स है वो क्लोज ऑर्बिट होती है और सर्कल है वो क्लोज ऑर्बिट होती है। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो मैंने बोला है कि क्लोज ऑर्बिट, उसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, क्लोज ऑर्बिट नहीं पढ़ते हैं और अपने आप से ही कुछ अज्यूम करके लिखना शुरू कर देते हैं और बाद में आंसर है वो गलत आ जाता है। तो ये टेबल है वो आप पूरा रट्टा मार लो, ओके, ये टेबल है वो बहुत ही ज़्यादा आपको काम आने वाला है। नेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, जीसेट एग्जामिनेशन, कोई भी फिजिक्स की एग्जामिनेशन होगी उसमें सेंट्रल फोर्स में से अगर क्वेश्चन निकालना है और थोड़ा इजी या तो ट्रिकी, दोनों क्वेश्चन इसी में से निकाल सकते हैं हम। अब इससे आगे चलते हैं और रिलेशन है वो देखते हैं एस्केप वेलोसिटी और हमारी ऑर्बिट के पार्टिकल की वेलोसिटी का। तो देखो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन प्रोजेक्शन स्पीड एंड ऑर्बिट, मतलब कि कभी भी कोई जो पार्टिकल है या तो कोई ऑब्जेक्ट है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसे कोई स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाता है, उसे प्रोजेक्शन स्पीड कहते हैं। और अगर उसे कौन सी स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए तो कौन सी ऑर्बिट बन रही है, किस टाइप का पाथ है वो फॉलो कर रहा है, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि टोटल एनर्जी E = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², ½ mv², सॉरी यहाँ पे स्मॉल m डिनोट कर देंगे, ½ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे कौन सी लिखेंगे, Gmm/r। क्लियर? ये माइनस में है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। अगर यहाँ से 1/2 m कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, v² माइनस यहाँ पे Gm/2r, सॉरी 2Gm/r। क्लियर? अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखो m v² माइनस यहाँ से इसको लिखा जाएगा v escape², ओके। तो यहाँ पे v escape है वो होगा √2Gm/r
r। और ये अगर आप अर्थ का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पुट कर दो, अर्थ का मास पुट कर दो एंड रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर देंगे तो आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू मिल जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर? मतलब कि अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से फेंका जाएगा, मतलब कि प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चला जाएगा उसको ओवरकम करके। तो यहाँ पे देखो बेसिकली ये आप याद रख लो। अभी यहाँ पे कंजस्टेड सभी हो जाएगा तो ये रिमूव कर रहा हूँ। तो देखो एनर्जी इक्वल टू हाफ m और v स्क्वायर माइनस वी एस कैप स्क्वायर। तो देखो अगर दोनों अगर सेम है, v स्क्वायर इक्वल टू वी एस कैप स्क्वायर है, मतलब कि आपका जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी स्पीड अगर एस्केप वेलोसिटी से मैच कर रही है तो एनर्जी होगी 0, और एनर्जी 0 है E इक्वल टू 0 तो पैराबोला पाथ होगा। यहाँ पे जो टेबल बनाया गया था उसी में से यहाँ पे फर्दर एक और टेबल बन रहा है। अब V है वो V एस्केप से ज़्यादा है तो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी। तो अगर एनर्जी पॉजिटिव है तो हाइपरबोला पाथ बनेगा, और V इज लेस देन V एस्केप तो इलिप्टिकल पाथ बन जाएगा। सो यहाँ पे E इक्वल टू नेगेटिव मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो v इक्वल टू रूट अंडर जी एम बाई आर है, तो रूट अंडर जी एम बाई आर अगर आपको देखो E इक्वल टू 1/2m और यहाँ पे जी एम बाई आर और यहाँ पे माइनस 2gm बाई आर। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो E इक्वल टू क्या आ जाएगा जी एम, यहाँ से देखो माइनस जी एम और यहाँ पे कैपिटल M बाई आर। ओके, ऐसे 2। क्लियर? तो इस तरह से अगर आपकी एनर्जी मिल रही है तो ये है वो सर्कल पाथ आपको दे रहा होगा। क्लियर? और सर्कल के लिए एक और कंडीशन है, v है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द r होना चाहिए। क्लियर? मतलब कि अगर आप इस तरह का आपका प्लेनेट है और आप यहाँ से इस तरह से v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये r से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है। तो इसी को ही ये जो लास्ट कंडीशन है वो भी सर्कल की है। तो दो सर्कल के लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए, एक तो v है वो एग्जैक्टली इतनी होनी चाहिए और v परपेंडिकुलर टू द r होना चाहिए। तो ये सभी बातें थी प्रोजेक्शन स्पीड एंड ऑर्बिट के कोरस्पॉन्डिंग। अगर एनर्जी देखो यहाँ पे हमने बताया कि रिलेशन बिटवीन प्रोजेक्शन स्पीड एंड ऑर्बिट, तो ये हमने निकाला कहाँ से? एनर्जी से निकाला है। तो बेसिकली यहाँ से हमें प्रोजेक्शन स्पीड, एनर्जी एंड ऑर्बिट ये तीन रिलेशन यहाँ से मिल रहे हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की। अब देखो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या कहते हैं कि ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन एंड विथ सन एट वन फोकल लेंथ वन फोसाई या तो फोकाई जो भी आप बोलो एट वन फोसाई ऑफ द इलिप्स। सो इलिप्स हैविंग अ 2 फोसाई। अब देखो कि केपलर है, उसने केपलर के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि केपलर है उसने लॉज दिए हैं, और ये जो पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन था वो टाइको ब्राहे ने किया है। ये जो ऑब्जर्वेशन था, ये सभी ऑब्जर्वेशन जिसमें से ये लॉज है वो कंक्लूड होते हैं, वो ऑब्जर्वेशन टाइको ब्राहे ने किया है। केपलर है उसने ये लॉज का एनालिसिस किया है, ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसने एनालिसिस किया है और ये फाइनली ये 3 लॉज दिए हैं।
सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि प्लैनेट से पहले तो प्लैनेटरी मोशन आती है, तो उसमें किसकी डिस्कशन होती है कि प्लैनेट से वो किस तरह से मोशन करते हैं, और यहाँ पे बोल दिया कि प्लैनेट से वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी हमने बता दिया था लास्ट में कि यहाँ पे सपोज इतना एरिया है वो टी टाइम में, देखो यहाँ पे सपोज डेल्टा A2 जितना एरिया T2 टाइम में ये रेडियस वेक्टर है वो स्वेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो एरिया है A1 के डेल्टा A1 जितना एरिया डेल्टा T1 टाइम में ये स्वेप्ट कर रहा है, कवर अप कर रहा है। अब देखो इस पहले तो आप ये सोचोगे कि यहाँ पे वेलोसिटी कम क्यों है, देखो यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, तो जैसे ही आप यहाँ सन के जो ये स्पीड यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे यहाँ से इस तरह से आ रहा है, तो उसको यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको कंपल्सरीली स्पीड में मूव करना होगा टू कॉम्पनसेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा उसकी स्पीड के कोरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको ज़्यादा लगाना होगा, तो स्पीड है वो ज़्यादा यहाँ पे होगी। सो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पे देखो एरिया है वो तो सेम ही रहेगा। ओके, स्पीड ज़्यादा है तो टी टाइम में सेम टाइम में इतनी आपको वेलोसिटी यहाँ पे मिल जाएगी। एरियल वेलोसिटी है वो डेल्टा T1 इक्वल टू डेल्टा A2 बाई डेल्टा T2, तो इसी को ही एरियल वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर? एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर। अब यहाँ से थर्ड लॉ है, उसमें थोड़ा देखते हैं कि थर्ड लॉ क्या कहता है। कि थर्ड लॉ कहता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज अराउंड स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ओके, सेमी मेजर एक्सिस है, पहले तो सेमी मेजर एक्सिस किसे कहते हैं, देखो अगर यहाँ पे इलिप्स है वो आपको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे उसके 2 फोसाई होते हैं, और यहाँ पे सपोज सन है, और ये जो है वो सेमी माइनर एक्सिस है, ये है वो सेमी मेजर एक्सिस है। क्लियर? तो यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस है वो कौन सी हो गई, सपोज ये है वो सेमी मेजर एक्सिस हो गई, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, ये है वो सेमी मेजर एक्सिस है, ये है वो सेमी माइनर एक्सिस है। क्लियर? तो अब उसके क्यूब जितना होगा, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए क्यूब। अब मैंने जब क्लासिकल मैकेनिक्स का बेसिक पढ़ाया था तो ये रिलेशन लिखवाए थे a⁻² माइनस n/2 टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड के रिलेशंस। तो देखो यहाँ पे क्या था कि टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड के रिलेशन में a⁻² और n इक्वल टू, यहाँ पे देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ होगा, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ में क्या करेंगे, -2/2 पुट कर देंगे, तो आपका ये a इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा। सो यहाँ से टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a³ मिल जाएगा। तो ये मुझे अभी बता देना ग्रुप में कि शायद ये रिलेशन मैंने आपकी बुक में लिखवाया है या नहीं। अगर नहीं लिखवाए हैं तो ये रिलेशन मैं आपको लिखवा दूंगा। ओके, बेसिकली 3 रिलेशंस है, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली रिलेशन ही है, ये आपका
एक रिलेशन हो गया, ये लिख लो अभी अगर नहीं लिखा है तो। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें कंसिडर करनी है कि अगर ये रूल है किसके लिए है, सेम प्लैनेट के अराउंड मूव कर रहे हैं तभी ही ये वैलिड है, थर्ड लॉ। अदरवाइज हमें क्या कंसिडर करना होगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब और यहाँ पे m। ओके, अब अगर एक प्लैनेट है वो यहाँ मूव कर रहा है, एक प्लैनेट यहाँ पे मूव कर रहा है, ये है m1 और ये है m2, मतलब कि जो सन है वो यहाँ पे देखो m1 मास है उसके अराउंड मूव कर रहे हैं, अर्थ है सपोज, और m2 है वो कोई दूसरा प्लैनेट है, वो कोई अनदर प्लैनेट। ओके, आप ऐसा बोल सकते हैं उसके सन के अराउंड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे T1 बाई T2 जब आप करेंगे, T1 बाई T2 यहाँ पे स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे A1 क्यूब बाई A2 क्यूब और M2 बाई M1, इस तरह से हमें प्लैनेटरी मोशन मिल जाएगी। क्लियर? तो ये किसके लिए है वैलिड वो आप याद रखो, इफ there are two different planets mentioned in question around which planetary motion is to be calculated। ओके, तो ये आपको याद रखना है, अगर सेम प्लेनेट है मूव कर रहा है, मतलब कि आपको बोला जाए कि सन है उसके अराउंड अर्थ मूव कर रही है और मार्स मूव कर रहा है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो डायरेक्टली ही। अदरवाइज डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इक्वल टू A1 क्यूब बाई A2 क्यूब। क्लियर? अदरवाइज अगर आपको बोला है कि एक स्टार है, स्टार 1, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसके अराउंड कोई दूसरा प्लैनेट मूव कर रहा है जो कि है P1, एंड स्टार 2 है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई दूसरा प्लैनेट मूव कर रहा है जिसका नाम है P2, तो आपको यहाँ पे मास कंसिडर करना पड़ेगा अगर मास गिवन होगा तो। क्लियर? तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली ही कि यहाँ पे मास गिवन है। ओके, तो आपको मास कंसिडर करना ही होगा। अब यहाँ पे थोड़ी बात करते हैं प्रॉब्लम्स के अप्रोच की, और किस तरह से आपको एग्जामिनेशन में वर्डिंग्स बोला जाता है। मतलब कि देखो, पहले तो यहाँ पे बेसिकली मैंने थोड़ा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। अब पहले तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट नियर टू सन, ओके, ये है हमारा सन पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट टू द सन, उसे बोला जाता है पेरीजी, पेरीहिलियन या तो पेरी सेंटर। तो इस तरह के वर्डिंग से वो ये आपके क्वेश्चन में होंगे। और जो फारदेस्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, एपोजी, एपीसेंटर और एपीहिलियन। अब यहाँ पे एलिप्स है, तो एलिप्स के बारे में हमें सभी चीजें पता होनी चाहिए। आपका वर्क रहेगा एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स है वो किस तरह से फाइंड किया जाता है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको अपने तरीके से फाइंड करना है, मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, तो कुछ तो अपने तरीके से कर लो। ओके, तो चलो
यहाँ पे देखो कि सपोज यहाँ पे R1 है वो डिस्टेंस है क्या पेरिजी का सन से, और R2 है वो डिस्टेंस है एपोजी या तो एपीहिलियन टू द सन। तो यहाँ पे देखो सिंपली जियोमेट्री से हम लिख सकते हैं, देखो ये A है और ये डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो R1 है, R1 इक्वल टू ये पूरा A है और ये क्या है एसेंट्रिसिटी E इंटू A, तो आप ये इजीली लिख सकते हैं। सो A माइनस ई ए। अब R2 है वो क्या है A प्लस ई ए प्लस ई ए लिख सकते हैं। अब R1 प्लस R2 अगर आप करेंगे तो 2A मिल जाएगा, और R1 इंटू R2 करेंगे तो A स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर A स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से A स्क्वायर है वो कॉमन लेते हैं तो A माइनस ई स्क्वायर। देखो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको मतलब कि आपको ये इलिप्स के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन मैंने बोला था क्लासेस जब शुरू हुए थे तभी कि यहाँ पे पूरा का पूरा बेसिक मैं पढ़ाऊँगा, कहीं पे भी हम आपको नहीं समझ आएगा ऐसा नहीं होने देंगे। तो A स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब देखो एसेंट्रिसिटी है उसका स्क्वायर आप करेंगे ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा बी का स्क्वायर। क्लियर। अब ये सभी चीज़ें हैं, उसमें से आपको क्या काम आने वाला है, एक ये याद रखो, एक ये याद रखो। ओके बस ओके, और आप ये भी याद रख सकते हैं। तो ये प्लैनेटरी मोशन के बारे में बात कर दी। अब हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। और अगर यहाँ पे 1 और 2 स्टेप्स में मतलब शो करूँगा कि किस तरह से एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व हो रहा है, किस तरह से एनर्जी है वो कंजर्व हो रही है। एनर्जी आपको निकालनी है या तो एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है, तो किस तरह से आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सभी चीज़ें की बात करेंगे। लेकिन लास्ट में हम बात करेंगे इफेक्टिव पोटेंशियल की। तो इफेक्टिव पोटेंशियल है उसमें सिर्फ हम डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला ही देखने वाले हैं। शायद उसके बेसिस पे प्रॉब्लम से वो हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की जब बारे में बात करेंगे तब वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स है उसका सिलेबस अभी हम नेक्स्ट 15 to 20 मिनट से उसमें ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। तो हमें पता है, देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम अप्लाई कर सकते हैं। मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो L1 इक्वल टू L2 करेंगे तो mvr। ओके, सो L इक्वल टू होगा r क्रॉस p और p इक्वल टू होगा mv, और v और r के बीच में जो एंगल होगा वो है साइन 90। यहाँ पे कर्ल है तो साइन 90 जब आप करेंगे तो डायरेक्टली ही आपको यहाँ पे mvr मिल जाएगा। तो v1 बाई v2 इक्वल टू r2 बाई r1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो इसमें कुछ याद रखने जैसा है नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या कहता है कि इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि टोटल एनर्जी एंड फाइनल टोटल एनर्जी सेम रहेगा। तो सपोज इस पॉइंट पे बात करो और यहाँ पे इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं अभी हम। तो देखो यहाँ पे v1 वेलोसिटी है, यहाँ पे v2 वेलोसिटी है, और यहाँ पे हमें पता है कि r1 है ये और ये है r2 डिस्टेंस है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे Gmm बाई r1 और Gmm बाई r2 इस तरह से शो किया जाता है। अब आप इसको डायरेक्टली ही सोल्व करेंगे। v1 वाली टर्म मतलब वेलोसिटी वाली टर्म एक साइड लिख दो और पोटेंशियल वाली टर्म है वो एक साइड लिख दो, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ पे
ये जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाला हुआ ये फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। तो आपको v1 स्क्वायर इक्वल टू 2gm और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर। यहाँ पे अभी मैं फॉर्मूला है वो बोल नहीं रहा हूँ, आपको अपने तरीके से ये पूरा सोल्व करना है, ये स्टेप्स में शो कर रहा हूँ। अब v मैक्सिमम अगर आपको निकालना है तो v मैक्सिमम देखो कहाँ पे होने वाला है, v मैक्सिमम यहाँ पे होगा और v मिनिमम यहाँ पे मिलेगा। तो v मैक्सिमम है उसका यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है 2gm R2 बाई R1 इंटू R1 प्लस R2। तो देखो यहाँ पे R2 बाई R1 जैसे ही आप करेंगे, देखो R2 इक्वल टू होगा A 1 प्लस E और R1 इक्वल टू A 1 माइनस एसेंट्रिसिटी E। तो आप डायरेक्टली ही लिख सकते हैं 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। ओके। और देखो R1 प्लस R2 है, R1 प्लस R2 करेंगे, R1 प्लस R2 तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2a। तो ये 2a यहाँ पे पुट कर दो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला। और यहाँ पे इस ये 1 माइनस ई वाली टर्म है उसको इंटरचेंज कर दो तो आपको मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला मिल जाएगा v मिनिमम। क्लियर। तो v मैक्सिमम मिल गया, v मिनिमम मिल गया। अब यहाँ पे देखो एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी है उसमें आप v1 पुट कर दो, मतलब कि v मैक्सिमम जो है वो पुट कर देते हैं अगर हम, तो 1/2 m v1 का स्क्वायर मतलब कि gm बाई a 1 प्लस e बाई 1 माइनस e माइनस gm m बाई r1। क्लियर। तो देखो यहाँ से e इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 gmm बाई a 1 प्लस e बाई 1 माइनस e माइनस gmm बाई r1 है उसकी जगह पे 1 माइनस e इंटू a लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे एनर्जी है उसके कोरस्पॉन्डिंग। ओके सॉरी, यहाँ पे आपको बेसिकली जनरलाइज फॉर्मूला अप्लाई करना था क्योंकि हम मैक्सिमम या मिनिमम स्पीड से कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं, हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं एवरी पॉइंट ऑफ ऑर्बिट। तो जनरलाइज फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट करना है ये V1 का। V1 का आप जनरलाइज फॉर्मूला पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये 2gm 1/2 और यहाँ से m इंटू 2gm R2 बाई R1 प्लस R2 माइनस gmm बाई R1। सो यहाँ से एनर्जी हमें मिल जाएगी, देखो 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से gmm और R2 बाई यहाँ पे R1 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, देखो R1 प्लस R2 है तो ओके, तो R1 प्लस R2 है वो यहाँ पे R1 प्लस R2 इसको LCM लिख के gmm और यहाँ पे R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा gmm R2 माइनस gmm R1 माइनस gmm R2। तो ये और ये कैंसिल हो गए तो बचा क्या यहाँ पे R1 प्लस R2। तो यहाँ से E इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो माइनस ऑफ gmm, ये R1 कैंसिल हो गए बाई R1 प्लस R2, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2a। क्लियर।
तो ये जो आपकी एनर्जी है वो जनरलाइज है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ कि यहाँ पे देखो सभी चीज़ें हैं वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है एनर्जी कहीं पे भी आप फाइंड करो एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, माइनस GMM/2A। क्लियर। अब इसके बाद का पॉइंट क्या है कि ओके आपको एंगुलर मोमेंटम L निकालना है। तो देखो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम L है वो देख लेते हैं। अगर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम L है, L1 सपोज L1 इक्वल टू mv1r1, तो यहाँ से m और r1 v1 जैसे ही आप यहाँ से पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2gm r2 बाई r1 प्लस r2। तो यहाँ से m और r1 मल्टीप्लाई कर दो अंदर रूट में, तो यहाँ से r2 r1 डिवाइडेड बाई एक r1 कैंसिल हो गया, इसलिए r1 प्लस r2 हो जाएगा। सो यहाँ से m और 2gm r1 r2, देखो r1 इंटू r2 इक्वल टू मैंने यहाँ पे b² लिखवाया था, b² बाई 2a। तो यहाँ से m और रूट अंडर 2 कैंसिल हो गया, और g कैपिटल M b² बाई a। क्लियर। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम L है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। अब आप देखो कि यहाँ पे अगर आप V मैक्स मतलब कि यहाँ पे V1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे R2 बाई R1 आ रहा है, अदरवाइज R1 बाई R2 आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम आप L1 निकालो या L2 निकालो, वो दोनों आपको इसी तरह के सेम फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर। अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में शायद पूछी जा सकती है, तो वो देख लेते हैं। सो v1 स्क्वायर इक्वल टू, देखो v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 2gm, सॉरी यहाँ पे एसेंट्रिसिटी के रिलेशन से ही हम निकाल लेते हैं पहले, gm बाई a 1 प्लस e बाई 1 माइनस e, और v2 का स्क्वायर कर देते हैं तो gm बाई a 1 माइनस e बाई 1 प्लस e। तो यहाँ से आप डायरेक्टली ही v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इक्वल टू 1, v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस e 1 माइनस e, ये v1 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ से v2 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा, तो स्क्वायर यहाँ से भी इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है वो v1 बाई v2 इक्वल टू 1 प्लस e बाई 1 माइनस e। तो यहाँ से आप एसेंट्रिसिटी है वो एसेंट्रिसिटी E निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ v1 एंड v2। क्लियर। इन द फॉर्म ऑफ v1 एंड v2। सो यहाँ पे E इक्वल टू v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो इस तरह से आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। देखो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v2, सॉरी यहाँ पे v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस v1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है 1 माइनस e प्लस 1 प्लस e, और यहाँ पे 1 प्लस e माइनस 1 माइनस e। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर दो तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, देखो ये 1 1 कैंसिल हो गए, यहाँ से 2e मिल गया, यहाँ से e कैंसिल हो गए, यहाँ से
टू मिल गया है, टू टू कैंसिल हो गया, ई इक्वल टू V1 माइनस V2 बाई V2 प्लस V1। क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला है, मतलब ये तो बेसिकली रिलेशन है, इससे तो आप इनफाइनाइट रिलेशन से वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका रिलेशन क्या है, उसका रिलेशन क्या है। लेकिन ये जो रिलेशन है वो एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो कौन सी एग्जामिनेशन थी, एक सेकंड। तो ये जो क्वेश्चंस है वो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आपको करवाए हैं। सो ये DU के PhD एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन था, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वेलोसिटीज ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन आर V1 एंड V2, एसेंट्रिसिटी ऑफ इट्स ऑर्बिट इज, और ये ऑप्शंस है वो आपको गिवन थे। क्लियर? तो यहाँ पे जो कंजर्वेशन है उसकी बात हमने कर ली, और यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूला से वो हमने निकाल लिए। अब सिर्फ हमारा इफेक्टिव पोटेंशियल है वो यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें आप पहले नोट कर लो। इफेक्टिव पोटेंशियल है उसका सिर्फ फॉर्मूला है, और उसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। सो उसका अलग से 10 मिनट्स का वीडियो आपको मिल जाएगा। क्लियर? 10 to 15 मिनट्स का वीडियो होगा, इफेक्टिव पोटेंशियल किसे कहते हैं और वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी क्लासिकल मैकेनिक्स है उसका सिलेबस है वो ख़त्म हो गया है, तो आप क्लासिकल मैकेनिक्स है उसको पूरा का पूरा रिवाइज करो, और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उसके ऊपर फोकस करो। कंसेप्ट है जो भी समझाया गया है उसके ऊपर फोकस करो। अदरवाइज क्या होगा कि आप कवर अप नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन के मार्क्स को। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर अप करने हैं। सो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो भी हमने ख़त्म कर दिया है, और EMT है वो अभी हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स शुरू करेंगे, और उसमें कोई भी आप मतलब कि ब्रेक नहीं करना था, इसीलिए यहाँ पे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स मैंने ख़त्म करवा दिया, बाद में ही हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स शुरू करेंगे, क्योंकि वो पूरा एक आपको कंटिन्यूअस पढ़ाना है मुझे EMT को। तो इसलिए यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद में ही हम EMT शुरू करेंगे। और अब थर्मोडायनेमिक्स है वो भी पैरेलली हम शुरू कर देंगे नवंबर के 10 to 15 के बीच में। और उससे पहले एटॉमिक एंड न्यूक्लियर है उसके मैंने बोला था कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियर है उसको मैं इनडायरेक्टली, मतलब कि आपको पेन ऑन पेपर दिखेगा उसके बेस पे हम पढ़ाने वाले हैं, तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और मुझे भी थोड़ा कंपनसेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वैसे पेन और पेपर में पढ़ाने का मज़ा नहीं आता है। आपको मुझे देख के मज़ा आता होगा शायद, लेकिन मुझे आप दिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे लाइव लेक्चर्स भी हम बाद में दिवाली के बाद हम लाइव लेक्चर है उसका भी एक सेशन लेंगे, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप भी डिस्कस कर सकते हैं और मुझे भी आपके फेसेस दिखे। क्लियर? मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू।